राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं पूनम गौंड राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास के विषय में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के बिंदु सजीव एवं उनका परिवेश, आवास एवं अनुकूलन, विभिन्न आवासों की यात्रा, हमारे आसपास के जीव, सजीव और उनका परिवेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सजीव के बारे में भी आपको पहले आप पढ़ चुके हैं। तो सजीव जो होते हैं, हम कहीं जहाँ पे भी रह रहे हैं, हमारे चारों ओर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे अगर आप अभी क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको अपने आसपास बहुत सारी मेज, कुर्सियाँ और किताबें और पंखा, दीवार, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके साथ साथ आपको क्लास में कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, एक टीचर दिखाई दे रहे होंगे। तो मतलब हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बाहर किसी बगीचे में बैठे हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आप पेड़ पौधे देखते हैं, छोटे छोटे जीव देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, और इसी प्रकार से कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं वहाँ पर। जैसे कि वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ, कुछ जो है बेंचें लगी हुई होती हैं जिन पर कि आप बैठते हैं। तो इस प्रकार आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सजीव होती हैं और कुछ चीज़ें उसमें से निर्जीव होती हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आवास एवं अनुकूलन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर ऊँट का चित्र है। और ऊँट, आप सभी जानते हैं कि ऊँट रेगिस्तान में रहता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऊँट है और ये रेगिस्तान में रहता है। ये उसका परिवेश है, ये इसी रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है, यानी कि यहाँ पर ये रह सकता है। कुछ ऐसी संरचनाएं इसके अंदर हैं जो इस परिवेश में रहने के लिए इसको योग्य बनाती हैं। इसी प्रकार से अगर आप आगे देखें तो इसमें आपको ऊँट के अंदर, आप जानते हैं कि रेगिस्तान रात में ठंडा और दिन में बहुत गर्म होता है। तो ऊँट के पैर अगर आप देखें तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। यहाँ पर आपको इनके लंबे लंबे पैर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लंबे लंबे पैर जो होते हैं इनके, ये इसको गर्मी से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये रेत से हाइट पर यानी कि ऊंचाई पर होते हैं। तो इसके लिए इनके पैरों में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जिससे इनको गर्मी से राहत मिलती है, बचे रहते हैं ये। और इसके अलावा आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक इस प्रकार से कुबड़ होती है जिसमें ये पानी का स्टोर करते हैं, यानी कि उसका संचय करके रखते हैं। क्योंकि ये रेगिस्तान में है जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो ऐसी जगहों पर ये रहने के योग्य अपने आप को बना लेते हैं। तो ऊँट के पैर लंबे होते हैं और इसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। इसमें इसके अलावा मूत्र उत्सर्जन की मात्रा भी बहुत कम होती है और इसका मल शुष्क होता है, क्योंकि यह पानी बहुत कम पीता है। इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा भी बहुत कम होगी और साथ ही साथ इसका जो मल होता है वो भी बहुत ही शुष्क होता है। इसको पसीना नहीं आता है, जिससे शरीर में से जो जल होता है वो उसका ह्रास नहीं होता है। जल जो है वो बाहर नहीं वेस्ट होगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको पसीना नहीं आता है। बिना जल के यह अनेक दिनों तक रह सकता है। इसकी जो बॉडी होती है वो इस प्रकार से बन चुकी होती है कि इसको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये रेगिस्तान जैसे जगहों पर आसानी से रह सकता है। आपके सामने ये चित्र है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ आप देख पा रहे हैं। इसमें कुछ छोटी मछलियाँ हैं, कुछ बड़ी मछलियाँ हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं ये पानी के अंदर रहती हैं। इनका जो शरीर होता है वो पानी में रहने के लिए योग्य होता है, क्योंकि इसके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इसका शरीर कुछ इस प्रकार से बना है कि ये पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है। इसके अंदर
ये जो मछलियाँ होती हैं इसके ऊपर बहुत सारे स्केल्स होते हैं, यानी कि इसके ऊपर शल्क होते हैं इस प्रकार के। ये जो शल्क होते हैं इनका क्या काम होता है, ये मछली की जो त्वचा है इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो मछलियाँ होती हैं इसमें सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं जिसकी मदद से ये सांस लेती है। मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, जो पानी में घुली हुई होती है उसका ये जो है कि सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये पानी में भी जीवित रह सकते हैं। मछली के पंख या पक्ष और पूंछ चपटी होती है। बच्चों, मछली में जो पंख होते हैं वो मछली को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि पक्षी में पंख उनको उड़ने के लिए मदद करते हैं। इसी प्रकार से जो मछली के पंख होते हैं वो भी, और पूंछ, ये पंख जो होते हैं वो इनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो ये चपटे होते हैं, चपटे होने की वजह से इन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। यानी कि जो मछली होती है ये चपटे होने के कारण के पंख और पूंछ इसको दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाने में मदद मिलती है, यानी कि पानी में आसानी से ये पानी की लहरों में पानी में उसमें दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी जो होती है उसमें धारा रेखीय जो है कि ये प्रवाह होता है। मछली में गिल होते हैं और उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। इसके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम अपनी नाक की सहायता से सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हम अंदर अपनी नाक की सहायता से ले रहे हैं। नासाद्वार है, इसमें छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार मछली में गिल्स पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि किसी भी जीव या जंतु या पौधे जिसमें उसकी विशिष्ट संरचना और स्वभाव के कारण पौधे अथवा जंतु उसके परिवेश में रहने के योग्य बन जाते हैं, तो हम इसको अनुकूलन कहते हैं। यानी कि कोई भी पौधा है, जंतु है, वो यदि किसी स्थान पर रहने के योग्य बन जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में इस प्रकार के चेंजेस यानी कि परिवर्तन हो चुके हैं, या फिर कुछ विशिष्ट संरचनाएं जो होती हैं उसके अंदर, तो इस प्रकार से जो हम किसी जगह पर रहने के लिए योग्य बन जाते हैं, तो यानी कि अनुकूलन हो जाता है, अनुकूलित हो जाते हैं। हर जो है कि आप देखते हैं पहाड़ों पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जीवों में कुछ अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार यदि आप देखें पौधों में भी जो है कि आपको अंतर दिखाई देगा। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ के पौधे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आपको दिखाई देंगे। इसी प्रकार से यदि आप कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं तो वहाँ के पौधों में भी आपको अंतर दिखाई देता है। तो अनुकूलन जो होता है जिसकी वजह से कोई भी वनस्पति, कोई पौधा या जंतु जो होता है वो किसी क्षेत्र में या किसी जगह पर रहने के योग्य बन जाता है। तो यदि वो योग्य बन रहा है यानी कि उसमें ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह पा रहा है, तो इसको हम अनुकूलन कहेंगे। आवास किसे कहते हैं? किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, यानी कि कोई भी सजीव जहाँ पर रह रहा है वो उसका आवास होगा। आवास जो है वो अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग हो सकते हैं। आवास जो है वो आप इसको दो तरह से ले सकते हैं, दो तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्थलीय आवास और जलीय आवास। मोटे तौर पर आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। स्थलीय आवास जैसे कि स्थल में क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी चीज़ें किसमें आएंगी? स्थलीय आवास के अंतर्गत। यानी कि इन क्षेत्रों में यदि कोई जीव रह रहा है तो उसका आवास स्थलीय आवास कहलाएगा। इसके अलावा जलीय आवास भी होते हैं, या जैसे कि जलाशय, दलदल, झील,
नदियाँ एवं समुद्र। तो यानी कि ये सभी, अगर कोई जंतु जलाशय, दलदल, झील, समुद्र, नदियों में रह रहा है तो हम इसको बोलेंगे जलीय आवास। हमारे आसपास जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर दो प्रकार से हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव होती हैं। अगर हम इनको घटकों में बांटें तो दो घटक होते हैं, जैसे कि एक जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे और जंतु, उसके जैव घटक होते हैं। अपने आसपास यदि आप देख रहे हैं कि जो जीव हैं, यानी कि जितने भी जंतु हैं और पौधे हैं, वो सभी मिलकर के क्या बनाएंगे? जैव घटक। हम मनुष्य भी उसी के अंतर्गत आते हैं, जीव में ही, तो हम इसे क्या बोलेंगे? जैव घटक। इसके अलावा बाकी जो आप देख रहे हैं भौतिक चीज़ें, जिसमें आपको चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये सभी इसमें अजैव घटक होते हैं। जैव घटक और अजैव घटक दोनों मिल करके हमारा आसपास का वातावरण बनाते हैं, यानी कि जिसे हम पारितंत्र भी कहते हैं। तो ये जैव और अजैव घटक दो भागों में आप इसको बांट सकते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जीव जो होते हैं वो अलग अलग आवासों में रहते हैं। कौन कौन से आवास होते हैं इसके बारे में आपने अभी देखा। अब हम आगे देखेंगे कि विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवासों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थलीय, जैसे जिसमें आप देख रहे थे कि ऊंट का चित्र आपने अभी देखा था कि ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पर रेत ही रेत होती है और पानी की बहुत कमी होती है। तो इस चित्र में भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो चूहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जीव होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो यहाँ पर बहुत अंदर, बिलों के अंदर छुप गए हैं। यहाँ पर ये चूहे हैं, ये रेगिस्तान का चित्र है, और यहाँ पर ये अंदर चले जाते हैं। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रेत होती है वो दिन में बहुत गर्म हो जाती है और रात में बहुत ठंडी, तो ये जो चूहे होते हैं ये बिलों में बहुत अंदर अंदर तक बिलों में चले जाते हैं, जिससे इनको गर्मी महसूस कम होती है, और जैसे ही रात होती है ये बिलों के बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार बिल में मरुस्थलीय जंतु का ये चित्र है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये बिलों के अंदर जा रहे हैं जब दिन का, यानी कि समय होता है, जब धूप होती है और रेत बहुत गर्म हो जाती है। इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले, अगर आप इन प्लांट्स को देखें, यानी कि इन पौधों को देखें, तो ये हमारे यहाँ जो स्थल पर उगने वाले पौधे होते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं, उनसे काफ़ी भिन्न होते हैं। आप इनमें देख रहे हैं, इनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं ज़्यादा, इनमें पत्तियाँ बहुत ही पतली होती हैं, सुई की तरह होती है, सुई की नोक की तरह होती हैं। और अगर आप देखें तो इसमें ये पत्तियां जो है कि आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वो सुई नुकीली हो जाती हैं। और क्यों होती है नुकीली? क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, मरुस्थल होता है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, और इनकी पत्तियां उसी के आधार पर, यानी कि उसी के अनुकूल हो जाती हैं, क्यों, जिससे कि उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाए, पानी जो है वो पत्तियों के रंध्रों से बाहर न निकले, इसलिए इसमें इस प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, ताकि पानी की कमी न हो और ये कम पानी में भी जीवित रह सकें। इसके साथ ही आप देख रहे हैं, जैसे ये नागफनी है, नागफनी वगैरह में भी स्पाइंस, यानी कि ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो पत्तियां होती हैं। कैक्टस होते हैं, उनमें भी ये जो है कि कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको पत्ती की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पत्ती नहीं होती है, ये तना होता है। इसमें तना ही जो होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें जो जड़ें होती हैं इन पौधों की, वो बहुत नीचे तक चली जाती हैं, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, यानी कि वो पानी को उसमें अच्छी तरीके से बहुत नीचे जाएंगी, डीप जाती हैं, ताकि पानी अवशोषित कर सकें, क्योंकि रेगिस्तानी जगहों पर पानी की बहुत कमी होती है। तो मरुस्थल है ये, जिसमें पानी की कमी के कारण
इनमें इस प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं। और इनकी जो स्किन होती है, यानी कि अगर आप देखेंगे इनकी जो ये जो तने दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पत्तियां दिख रही हैं, ये बहुत ही शाइनी होंगी, यानी कि चमकदार होती हैं, जिससे कि इनकी सुरक्षा भी होती है और साथ ही साथ पानी का जो लॉस होता है, यानी कि पानी का जो ह्रास होता है, वो भी कम होता है। अब यहाँ पर जो है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी कुछ पौधे होते हैं, अगर आपने देखे होंगे पर्वतीय क्षेत्र के पौधे जो होते हैं इस प्रकार से शंकुनुमा होते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये शंकु बना लेंगे। और शंकुनुमा होने के कारण क्या होता है कि क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, हिमपात होता है। तो ऐसी जगहों पर ये पौधे किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, कैसे ये उसके अनुकूल होते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आप दिख रहे हैं कि इनके पौधे शंकुनुमा होंगे, जिससे कि ये जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं और कटी फटी होती हैं, ताकि इसमें जो बर्फ़ यदि हिमपात हो रहा है यहाँ पर, तो इनकी पत्तियों से ये नीचे की तरफ आसानी से गिर जाए। तो इस कारण से यहाँ पर जो है कि इस प्रकार की शेप इनकी दिखाई देती है आपको, जो कि इनको मदद करती है कि हिमपात होते समय या फिर जब बर्फ़ गिर रही है तो आसानी से बर्फ़ जो है वो इन पेड़ों से, इनकी पत्तियों से नीचे की तरफ गिर जाए। इसलिए इनकी टहनियाँ भी तिरछी होती हैं, टहनियाँ भी जो है इनकी सीधी ना होकर के तिरछी होती हैं, जो कि वो भी हिमपात या जो है कि बर्फ़ को नीचे गिराने में मदद करती हैं। आगे अगर जंतुओं को देखें तो जंतुओं में भी अनुकूलन होता है। जंतु भी जो है किसी भी एटमॉस्फेयर या वातावरण में अगर रह रहे हैं तो वो अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं पहाड़ी तेंदुआ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो इनकी जो स्किन होती है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि जो स्किन होगी वो बहुत मोटी होती है। मोटी होने के कारण इसमें वसा की मोटी लेयर होती है और ये इसको ठंड से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसके शरीर पर फर होते हैं, यानी कि इस पर बाल जो होंगे वो फर होते हैं और जो कि इसको ठंड से बचाने का काम करते हैं। और ये जो इसके पैर होते हैं, ये बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ बहुत ठंडी होती है तो इनके पैरों में ठंड न लगे, इसलिए यहाँ पर भी ये फर पाए जाते हैं। इस पोर्शन में भी ये फर आपको दिखाई देंगे, तो जिससे क्या होता है, इनके पैरों की ठंड से सुरक्षा होती है। इसके अलावा याक, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है याक। इसमें भी आप देखेंगे कि इसके जो शरीर होता है वो बालों से ढका हुआ होता है, जिसके कारण ठंड से इनको सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो चित्र है ये बकरी का है, ये पहाड़ी बकरी है। इसमें भी आप देखेंगे तो पहाड़ी बकरी का इसके ऊपर भी फर पाया जाता है और फर के साथ साथ इसकी जो फर होगा, स्किन मोटी होगी और साथ ही साथ पैरों का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में पकड़ बना सके, यानी कि इस प्रकार से ये रूपांतरित होते हैं कि ये किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर चढ़ने और उतरने में सहायक होंगे। तो इसके पैरों में, उंगलियों में इस प्रकार का रूपांतरण हो जाता है ताकि ये वहाँ पर जमाव कर सके और आसानी से पहाड़ पर चढ़ सकें। तो इस प्रकार से ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही ढाल लेती हैं और वहाँ पर रहने के अनुकूल हो जाती हैं। घास का स्थल आप देख रहे हैं, अगर कोई मैदानी स्थल देखेंगे जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको शेर दिखाई दे जाता है। शेर जो है कि यहाँ पे दिखाया गया एक मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शेर है इसका रंग जो है वो मटमैला होता है, तो मटमैला है और जो आसपास सूखी झाड़ियाँ होती हैं क्योंकि, और तो इन सूखी झाड़ियों में इसका मटमैला शरीर जो होता है वो आसानी से छिप जाता है। इसके साथ ही जो शेर होता है वो इसकी जो आंखें होती हैं आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ ये आसानी से मूवमेंट कर सकता है, देख सकता है, अपने शिकार को पकड़ने में, खोजने में इसकी आंखें जो होती हैं वो मदद करती हैं। इसके अलावा इसके जो पैर होते हैं, इसमें जो पंजे होते हैं, जो नाखून होते हैं, उसको ये अंदर और बाहर की तरफ आसानी से कर सकता है, जिससे इसको अपने शिकार को दबोचने में, उसको पकड़ने में मदद मिलती है। और मैदानी क्षेत्रों में इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा, जैसे कि हिरन आपको दिख जाते हैं। हिरन के अंदर भी इसका जो शरीर होता है
वो इस प्रकार का होता है कि इसको दौड़ने में बहुत आसानी होती है, यानी कि ये बहुत फुर्तीला जानवर होता है और ये आसानी से दौड़ पाता है। इसकी टांगें लंबी लंबी हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, जो इसको दौड़ने में हेल्प करती हैं, यानी कि मदद करती हैं। इसके अलावा इसकी जो आंखें होती हैं वो भी पार्श्व किनारे की तरफ होती हैं, ताकि ये अपने ऊपर अटैक करने वाले किसी भी जीव का जो है कि इसको अंदाज़ा लग सकता है, उसको देखने में मदद करती है। या फिर इसको अगर जंगल में किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कोई आहट होती है तो उसको सुनने के लिए इसके पास लंबे लंबे कान होते हैं और ये इतना संवेदनशील होता है कि ये किसी भी प्रकार की आहट को आसानी से सुन पाता है और अपने शत्रु को अटैक अगर उसका कोई शत्रु कर रहा है तो बहुत जल्दी ही अंदाज़ा लगा लेता है। इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि ये जो है कि टहनियों को, झाड़ियों को खाता है और हरी जो है कि झाड़ियों को तोड़ने का काम करता है, उसको खाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इसके दांत भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। कुछ जलीय आवास प्रकार से आपने स्थल के बारे में देखा, तो आप जानते हैं जलीय आवास जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं। इसके अलावा मगरमच्छ भी रहते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें आपने पानी में देखी होंगी। तो इसी प्रकार से ऑक्टोपस जो है वो समुद्र में पाया जाता है, जो है कि खारे पानी में होता है, समुद्री पानी में होता है। तो ऑक्टोपस का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय नहीं होता है, जैसे कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, परंतु जो ऑक्टोपस है उसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। परंतु जब ये जल में चलता है तो ये अपना शरीर धारा रेखीय बना लेता है। इसके अलावा जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होते हैं, इनमें गिल नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होंगे, इनके सिर पर स्थित नासाद्वार होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। तो कुछ जीवों में विशेष प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जंतुओं के साथ साथ कुछ पौधे भी होते हैं जलीय, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ पानी के अंदर जलमग्न होते हैं, यानी कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। कुछ जो है जड़ें जो होती हैं, तने लंबे लंबे होते हैं और वो जो है कि पानी के अंदर और बाहर दोनों हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो पौधे पानी के ऊपर प्लवन करते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो जड़ें होती हैं, ये जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं और इसके अलावा इनके जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं और जो कि इसके अंदर कुछ जो है कि वायु कैविटी होती हैं, यानी कि जो कुछ वायु कोश होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हल्के होंगे और पानी के ऊपर प्लवन कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर तैर सकते हैं। इसी प्रकार से जो इनकी पत्तियां होती हैं वो बहुत ही कटी फटी होती हैं, क्योंकि पानी का प्रवाह होता है, आसानी से उसमें से होकर के गुजर सके। तो अगर ये कटी फटी पत्तियां होंगी तो ये पानी जो होगा वो आसानी से इनके बीच से जा पाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कुछ रूपांतरण होते हैं। हमारे आसपास के जीव, आपने जीवों को देखा है, आप जानते हैं कि सभी जीव जो होते हैं वो सांस लेते हैं, सजीव है, सांस लेते हैं। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि सजीवों के और भी लक्षण होते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ बच्चों, सभी सजीव जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन बनाने का काम आप सभी जानते हैं कि भोजन जो है वो पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और सभी जीव जो होते हैं, अन्य जीव उस पर निर्भर रहते हैं, उसको खाते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आप भोजन करते हैं तो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा भोजन करने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उससे वो जो है कि आपके अन्य जैविक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होती है, और भोजन जो होता है वो आपकी वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित है? सभी सजीवों में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से धीरे धीरे एक वयस्क में बदल जाता है।
आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आसपास भी देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 वो बड़े होते रहते हैं और एक समय बाद वो वयस्क हो जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रोथ जो है वो अपने आसपास देखी होगी। ये जो वृद्धि है ये सजीवों का लक्षण है। ये जो ग्रोथ है या वृद्धि है ये आपने जानवरों में भी देखी होगी। जानवरों के बच्चे भी छोटे होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये चूजे में दिखाया गया है किस प्रकार से एक चूजा जो है वो वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये बड़ा हो रहा है और बाद में ये वयस्क हो जाता है। तो वृद्धि भोजन कर, सभी सजीव भोजन भी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। जो भोजन आप करते हैं उसका ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है, यानी कि जो ऊर्जा बनती है वो श्वसन के माध्यम से ही बनती है। श्वसन जिसमें आप एक सिंपल सा प्रोसेस जानते हैं कि श्वसन है जो कि जिसमें आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये जो श्वसन की क्रिया है ये केवल एक चरण है जो आप जो है कि इसमें जानते हैं। तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? हमारे आसपास जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, यानी कि कोई भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो उद्दीपन है और हम हर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि अगर आपकी आंखों पर अचानक से कोई तेज रोशनी पड़ती है तो आप क्या करते हैं? अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी कि आपकी पलकें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। यानी कि आप उस तेज प्रकाश जो है वो एक उद्दीपन और उसके प्रति आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, यानी कि उसके प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप किसी गर्म बर्तन को छूते हैं, अचानक से आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया तो आपका हाथ अपने आप ही पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने गर्म वस्तु को छुआ तो आपने उसके प्रति अनुक्रिया करी, यानी कि आपने उसके प्रति रिएक्शन करा। आपने अपना हाथ एकदम से, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता और आपका हाथ स्वतः ही पीछे हो जाता है। तो यानी कि हम किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो सजीव होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो सिर्फ जीव ही नहीं, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे हम जो है कि अंदर घरों में भी प्लांट्स रखते हैं, इंडोर प्लांट जिन्हें कहते हैं। तो यदि अगर आपने किसी विंडो के पास रखे हैं और फिर इसमें अगर रोशनी जिस तरफ से पड़ती है, यानी कि जिस तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, आपने देखा होगा कोई जो प्लांट है उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो उसी ओर झुकने शुरू कर देती हैं, यानी कि प्लांट्स की तरफ ही, यानी कि जिधर लाइट होगी वो उसी तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो यानी कि ये जो पेड़ होता है वो उसी तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो ये प्रकाश के प्रति अनुक्रिया है, यानी कि प्रकाश उद्दीपन है और उसके प्रति ये पौधा क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी अनुक्रिया जो एक पौधे होते हैं वो भी अनुक्रिया करते हैं। इसी प्रकार से आपने कुछ देखा होगा, जैसे एक पौधा होता है छुई मुई, आप जैसे ही उसको छूते हैं पौधा जो होता है वो मुरझा, उसकी पत्तियां स्वतः ही मुरझानी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही बंद हो जाते हैं। तो ये पुष्प भी क्या कर रहा है? किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। सनलाइट जैसे सूर्य के प्रकाश में वो जो है कि बंद हो जा रहा है और रात्रि में खिल जा रहा है। तो इस प्रकार से पौधे भी अनुक्रिया कर रहे हैं। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया भी हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे शरीर में होती है। हमारे शरीर से जो हानिकारक वेस्ट होता है, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे शरीर जो में विषैले पदार्थ सम्मिलित हो जाएंगे। तो इन जो हमारे शरीर के जो अवांछित पदार्थ हैं, यानी कि इनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो ये जो विषैले पदार्थ होते हैं, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन की क्रिया, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए जो अंग होता है वो वृक्क यानी कि किडनी होता है, जो कि फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, उत्सर्जन का काम करेगा और जो है कि हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ होंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा।
ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी उत्सर्जन होता है। पौधों में भी उत्सर्जन होता है, अपशिष्ट को बाहर छिद्रों के द्वारा निकाला जाता है या फिर कुछ गांठों के रूप में वो पौधे के अंदर संचित भी हो जाता है, परंतु ये हानिकारक नहीं होता है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं। आप जानते हैं सभी सजीव प्रजनन करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पक्षी अंडे देते हैं। यहाँ पर पक्षी का आपने घोंसला देखा होगा जिसके अंदर यहाँ पर अंडे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पक्षी जो है वो अंडे देते हैं, जिनके स्फुटन के द्वारा जब अंडे फूटते हैं तो उसके बाद ये नवजात उत्पन्न होते हैं। जब ये स्फुटन होता है तो इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पर नवजात उत्पन्न हो गए हैं। तो कुछ जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चे देने वाले जंतु हैं, जिसमें यहाँ पर गाय दिखा रखी है, ये गाय का चित्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है कि बिल्ली है, कुत्ते का चित्र है। तो ये सभी प्राणी क्या है? बच्चे देने वाले प्राणी हैं। बंदर है, ये भी बच्चे उत्पन्न करते हैं। ये पौधे का बीज है जो अंकुरित होकर के नया पौधा बना रहा है। आपने पौधे को अंकुरित करते हैं जो है कि देखा होगा कि किस प्रकार से एक बीज अगर आप बोते हैं तो उसमें अंकुरण होता है और धीरे धीरे ये अंकुरित जो बीज है वो पौधे में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर वृद्धि को दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक बीज से पौधा उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से आलू की सुप्त कलिकाओं से उगता हुआ एक पौधा दिखाया गया है कि आलू जो होता है उसको आप जो है कि आलू की एक सुप्त कलिका है। अगर आलू को आप काट करके और प्रत्येक भाग होगा उसमें आलू में आंखें जो होती हैं वो जो है कि उसके अंदर हर भाग में होनी चाहिए, और यदि आप उसको यहाँ पर बो दें तो आप देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ पर पौधा उत्पन्न हो जाता है और फिर इनकी जड़ों पर यहाँ पर बहुत सारे आलू भी उत्पन्न आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से एक पौधा इससे उत्पन्न हो रहा है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो सभी सजीव गति करते हैं। आप जो है कि चलते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चले जाते हैं, तो आप में मोशन यानी कि गति हो रही है। परंतु पौधे जो होते हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं, यानी कि एक जगह उनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी को जकड़े रहती है। पौधे जो हैं वो अपनी जगह पर ही हैं, पर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर गमन कर लेते हैं। तो आज हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी, एक बार फिर से देखते हैं। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। जहाँ पर भी ये रह रहे हैं वो उसका आवास है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। अलग अलग आपने देखा होगा एक जगह पर बहुत से प्रकार के पौधे और जंतु एक साथ रहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आपने अभी इससे पहले अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी विशिष्ट लक्षण या स्वभाव जो उन्हें उस आवास में रहने के लिए अनुकूल बना रहा है, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने स्थलीय और जलीय आवास में वर्गीकृत किया इसको। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग आवास में बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिल जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं, यानी कि जैव घटक में पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सभी अजैव घटक कहलाते हैं, यानी कि ये सभी अजैव घटक के ही भाग हैं। सजीव जंतुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन, वृद्धि और गति करते हैं। यानी कि सभी लक्षण जो होते हैं वो सजीवों में पाए जाते हैं। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, देखते हैं उसके बारे में क्या क्या जो है इसमें सीख पाए हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति एक प्रश्न है आपके पास, जिसमें पहला प्रश्न है कि पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाता है? कौन सा लक्षण है जो उन्हें आवास में रहने के योग्य बनाता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुकूलन। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं के आवास को
जो स्थल पर पाए जाते हैं उनके आवास को क्या कहेंगे? स्थलीय आवास। तो आप यहाँ पर भरेंगे स्थलीय आवास। तीसरा है वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे जंतु रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जल में जलीय पौधे और जलीय जंतु रहते हैं, तो ऐसे आवास को हम जलीय आवास कहेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जलीय आवास। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के जिसमें मिट्टी, जल और वायु आता है, ऐसे आवास के घटक कौन से घटक होंगे? ये अजैव घटक। अभी आपने पढ़ा ये सब अजैव घटक होते हैं, तो आप यहाँ पर अजैव लिखेंगे। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है? उन्हें हम क्या कहेंगे? उद्दीपन, क्योंकि हम उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। निम्नलिखित सूची में कौन से निर्जीव वस्तुएं हैं? इनमें आपको छांटना है कौन कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। हल निर्जीव, यहाँ पे छत्राक है जो कि सजीव होता है, तो ये नहीं होगा। सिलाई मशीन ये निर्जीव है। रेडियो निर्जीव है। नाव निर्जीव है। जलकुंभी सजीव है। केचुआ सजीव है। तो इस प्रकार से आप इसमें बता देंगे। इस प्रकार से अगला प्रश्न है सजीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, पौधे, जीव जंतु या सभी? तो आप सभी जानते हैं कि सभी जो है वो सजीव है। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन, आवास, आदत या चाल? तो जहां पर हम रहते हैं वो हमारा आवास होता है। इसी प्रकार बच्चों जितना भी आपने पढ़ा उसके संबंध में एक गृह कार्य है। एक स्थलीय चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए तथा पता लगाइए कि विभिन्न आवासों से लाए गए जंतुओं के लिए कौन कौन से विशेष प्रबंध किए गए हैं। आपको एक चिड़ियाघर का भ्रमण करना है और पता लगाना है, आपको देखना है, इसको जो है कि नोट करना है कि अलग अलग आवासों से लाए गए जो जंतु हैं उनके लिए कौन कौन से विशेष प्रबंध वहां पर किए गए हैं। ये आपका गृह कार्य है। तो आज के अध्याय में हमने जितना भी पढ़ा आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।